मैं जम्मू कश्मीर से बिलोंग करता हूँ। जम्मू कश्मीर में एक डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़। तो जब आप बात करते हैं कश्मीर की, किश्तवाड़ की बात करते हैं, JNK की बात करते हैं, तो वहाँ पर बात करते एक बात और जुड़ती है, वो है जो वहाँ का माहौल। वहाँ पर टेररिज्म, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को शायद बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। बट एक माहौल ऐसा था कि वो एक ट्रॉमेटिक टाइम है जो मुझे अभी भी याद करके डर लगता है। हमारे स्कूल्स साल में 3-3, 4-4 महीने बंद रहते थे, स्ट्राइक्स होती थी। और भी सवाल यह था कि गर्ल्स ओनली स्कूल में मुझे एडमिशन कैसे मिली। क्रिकेट उस लेवल का खेल रहा था, सब लोग जानते थे कि हाँ ये लड़का क्रिकेट अच्छा खेलता है। संगीत से बचपन से ही लगाव रहा है, अभी तक भी मैं संगीत से लगाव है और अभी भी सीखता भी हूँ। सो किश्तवाड़ से जम्मू जाना एक प्रोजेक्ट होता था और जम्मू एक नई दुनिया थी हमारे लिए। हम इस एनर्जी और इस एक्साइटमेंट में आए थे कि हमने पढ़ाई करनी है और कुछ अच्छा करना है। अगर आप ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, सबके लिए, सबके पास वही 24 घंटे हैं। आपको अपने आप को इतना तैयार करना है कि किसी की लाइफ आपके हाथ में होती है। हम ऑपरेशन थिएटर में उसको लेके जाते हैं। इतनी मेहनत इसके पीछे इसीलिए होती है क्योंकि आपके पास ऐसा नहीं है कि कोई फाइल है, अगर कोई एरर हो गया और आपको दोबारा चांस मिलेगा, तो आपको एट ए स्ट्रेच 36-48 आवर्स काम करना पड़ता है। 36 to 48 आवर्स ही ऐसा होता है। जो कोविड वैक्सीनेशन का एक चल रहा है, बहुत डाउटफुल चीज़ें हो रही हैं, ऐसी घटना होती है। सो पेशेंट या उनके अटेंडेंट्स को लगता है कि देखो जी डॉक्टर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत सारी अगर आप टाइमली इलाज करोगे और ट्रीटमेंट लोगे और उसका फॉलोअप करोगे, सो यू कैन लिव योर नॉर्मल लाइफ। अगर एक 18 साल का बच्चा है, एक 50 साल का और एक 80 साल का, तो इन तीनों के लिए पैकेज एक जैसे कैसे हो सकता है? सो ये तो हर एक डॉक्टर की कहानी है और वी फील प्राउड इन दिस इज़ हाउ वी हैव बीन ट्रेन, क्योंकि भगवान ने हमें, गॉड ने हमें मौका दिया होता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर विक्रम सिंह राणा, जो कि सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं और इनको तकरीबन 10 साल से ज़्यादा टाइम हो गया है इस अपनी फील्ड में प्रैक्टिस करते हुए। तो आज हम इनके साथ बहुत सारे सवाल लेकर के बात करेंगे, बहुत सारी चीज़ें जानेंगे डॉक्टर साहब आपसे कि आपकी ज़िंदगी कहाँ से शुरू होकर के कौन कौन से पड़ाव चलते हुए आज आप यहाँ पर खड़े हैं। तो आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो थोड़ा आप अपने बारे में बताओ मुझे कि आपकी रहते कहाँ थे, आपका बचपन कहाँ पर बीता और एजुकेशन कहाँ से स्टार्ट होती है आपकी। अमन जी, थैंक यू वेरी मच। मैं जम्मू कश्मीर से बिलोंग करता हूँ। जम्मू कश्मीर में एक डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़। सो एक्चुअली मेरा नेटिव प्लेस वहीं है, मेरा बर्थ प्लेस वहीं है। मेरी स्कूलिंग अप टू 12th वहीं से हुई है। जब मेरी स्कूलिंग में एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, एक फ़नी पार्ट भी है कि मैं अप टू 5th में एक गर्ल्स ओनली स्कूल में पढ़ा हूँ। अरे वाह, क्या बात है। सवाल यह था कि गर्ल्स ओनली स्कूल में मुझे एडमिशन कैसे मिली। मेरी जो सिस्टर हैं वो वहाँ पे पढ़ती थी और मैं स्कूल अकेले, जो बॉयज़ ओनली या कोएड स्कूल था वो थोड़ा सा एक तो दूर था और मैं अकेले नहीं जाता था। मैंने पेरेंट्स को बोला था कि मैंने नहीं जाना, मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। और मेरी ये ज़िद थी कि जहाँ मेरी सिस्टर पढ़ती है, अगर मेरी एडमिशन वहाँ होती है तो मैं स्कूल जाऊँगा। तो मेरे पेरेंट्स ने स्पेशल रिक्वेस्ट की, वहाँ जो हेड मास्टर थे हमारे उस टाइम पे, उनसे रिक्वेस्ट की। तो दो इट वाज नॉट इन रूल्स, बट उन्होंने मुझे स्पेशल परमिशन दी और अप टू 5th जो है मेरी एजुकेशन गर्ल्स ओनली स्कूल में हुई है। सो उसके बाद जो मिडिल स्कूल था वहाँ पे, उसके बाद जब मैंने 5th वहाँ से पास आउट हुआ और मैं फिर सर एक सेकंड, यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट रहा ये वाला आपका कि जो आपकी एजुकेशन थी वो गर्ल्स ओनली स्कूल में रही, तो लड़के आप वहाँ पर अकेले ही थे। यस, आई वाज द ओनली बॉय। यू वाज ओनली वन बॉय जो गर्ल्स स्कूल में पढ़ रहा था उस टाइम पे। यस, अप टू 5th। अप टू 5th जी। क्या मतलब अलग जर्नी है वाकई में। ये एक खास चीज़ है, शायद कुछ खास लोगों को ही वो चीज़ें मिलती हैं, हर किसी को नहीं मिलती। तो डॉक्टर साहब आगे। अमन जी, ये तो मैं नहीं बताऊंगा कि मैं खास था, बट मेरे पेरेंट्स ने स्पेशल रिक्वेस्ट की थी क्योंकि अगर मेरी यही जिद थी कि मैं अकेले स्कूल नहीं जाना है और मैंने अपनी सिस्टर के साथ ही जाना, उसी स्कूल में जाना। सो
5वीं क्लास तक मैंने वहाँ पढ़ाई की और उसके बाद मिडिल स्कूल में अप टू 8th दूसरा स्कूल था वहाँ, इट वाज नियर बाय टू दैट स्कूल, और अप टू मिडिल मैंने वहाँ पे को एजुकेशन में अपनी पढ़ाई की। जब 8th पास हुआ, सो एक टाउन में देयर वाज ओनली वन स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल किश्तवाड़। सो 9th 10th 11th और 12th मैंने वहाँ से पास आउट किया। सो जब उन दिनों में मिड 90s की बात कर रहा हूँ, उन दिनों में जो कम्युनिकेशन था एक्चुअली जम्मू से जो किश्तवाड़ इट इज़ 260 किलोमीटर्स, 240 to 60 किलोमीटर्स पड़ता था उस टाइम पे, और द रोड्स इतनी अच्छी नहीं थी, कम्युनिकेशन मीन्स वाज नॉट दैट जो आज हम देख रहे हैं कि आज सुबह आई मीन एनीथिंग इफ़ यू हैव टू कुछ भी कम्युनिकेट करना विद इन सेकेंड्स में आप इंफॉर्मेशन पहुंचाते हो। सो किश्तवाड़ से जम्मू जाना एक प्रोजेक्ट होता था, 2 या 3 बसेस सिर्फ किश्तवाड़ से जम्मू जाती थी, और ट्रैवल जो टाइम था, यूजुअल ट्रैवल टाइम इट वाज 12 आवर्स। सो जब तो ये जो 12 आवर्स का टाइम आप बता रहे हो वो कौन सा बता रहे हो, एक बार ये रिपीट मैं करें? बता रहा हूँ कि जो जैसे जब मैंने 12वीं पास किया तो उसके बाद जो नेक्स्ट था लाइक कि जो हायर एजुकेशन के लिए जो प्लान करना था, Okay. अगर आपको कॉलेज जाना है या जो मेडिकल एंट्रेंस होते थे उस टाइम पे, इंजीनियरिंग के लिए होता था, मेडिकल के लिए जो भी आपको तैयारी करनी थी वो जम्मू में होती थी। सो जम्मू जो है किश्तवाड़ से इट इज़ 240 किलोमीटर्स। तो आफ्टर 12th जो भी बच्चे वहाँ से पास आउट होते थे, जिनको आगे कोई भी एक हायर एजुकेशन के लिए जो भी प्लानिंग करनी होती थी वो जम्मू जाके करनी होती थी, और Okay. जम्मू जाना इतना आसान नहीं था उन दिनों। इट वाज द ट्रैवल मीन, मैं यही जैसे मैंने आपको बताया कि 2 या 3 बसेस होती थी जो जम्मू से जो किश्तवाड़ से जम्मू तक जाती थी, और पूरा एक दिन लगता था वहाँ जाने में। मतलब 24 आवर्स में 2 या 3 बसेस थी जो चलती थी। यस। और Okay. और ट्रैवल जो टाइम था इट वाज 12 या 12 घंटे से भी ज़्यादा, कि रोड्स वर नॉट वेरी गुड। तो जब मैंने 12वीं किया और उसके बाद मेरे जो ब्रदर हैं जिन्होंने मुझे अब एक मिनट यहाँ पर थोड़ा सा रुकेंगे हम, अब 12वीं के बाद आएंगे हम। अब 12वीं से पहले की बात करते हैं और साथ में चलते हुए हॉबीज क्या क्या थी उस टाइम पे? हॉबीज़ मैं स्पोर्ट्स में काफ़ी इंटरेस्टेड रहता था। मैं वहाँ पे हमारे जैसे आपको पता है इंडिया में हर एक बच्चा क्रिकेट खेलता है, तो मैं भी क्रिकेट खेलता था। प्लस मैं एथलेटिक इवेंट से स्कूल हमारे वहाँ जो बाकी जो लोकल गेम्स कबड्डी जिसे बोलते थे तो वो तो था ही, लेकिन मैं क्रिकेट में काफ़ी इंटरेस्टेड था। Okay. तो मैंने टाउन में तो काफ़ी जैसे बोलते ना कि क्रिकेट उस लेवल का खेल रहा था, सब लोग जानते थे कि हाँ ये लड़का क्रिकेट अच्छा खेलता है। अच्छा क्रिकेटर मतलब? यस, अच्छा क्रिकेटर। क्या बात है। जो भी बोला आई मीन उस लेवल के तो नहीं, आई मीन वहाँ पे प्रोफेशनल वो सारे कोचिंग, मतलब जो अपने टाउन में फेमस हो जाता है बंदा, ग्राउंड में फेमस होता है कि ये बंदा खेलेगा। साथ में मुझे संगीत से बहुत रुचि थी। ओके। तो संगीत से बचपन से ही लगाव रहा है, अभी तक भी मैं संगीत से लगाव है और अभी भी सीखता भी हूँ। ये भी एक आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ तो ये स्पोर्ट्स म्यूज़िक ये मेरे काफ़ी इंटरेस्ट थे उस टाइम पे और अभी भी हैं। तो हमारे जो लोकल टूर्नामेंट्स होते थे, कोई इवेंट्स होते थे, उनमें यूजुअली मैं पार्टिसिपेट करता था। ओके। तो मतलब ये थी 12th तक की जर्नी जिसमें आप एजुकेशन के साथ साथ में आपकी गेम और म्यूजिक भी चलता था। और म्यूजिक में सर आपको फिर कौन से सिंगर ज़्यादा पसंद थे, किनको आप सुनते थे या आपने कुछ सीखा भी उस टाइम पे? अमन जी ऐसा बताऊं कि उस टाइम पे जो हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज होते थे वो रेडियो था। रेडियो वाज द ओनली थिंग जिसमें हम जो गाने या गज़लें जो सुनने को मिलती थी वो सिर्फ रेडियो में मिलती थी, क्योंकि टेप रिकॉर्डर्स बहुत कम लोगों के पास होता। बिल्कुल ठीक बात है। टीवी मैं बताऊं आपको, जब मैं 11वीं में था तो हमारे गांव में जो हमारे कज़न हैं उन्होंने टीवी लाया था। तो टीवी पहली बार मेरे जब मैं 11वीं क्लास में गया था तब मैंने पहली बार टीवी देखा। तो जब आप 11वीं क्लास में थे तो फर्स्ट टाइम आपने टीवी देखा? यस। ओह माय गॉड। उससे पहले हमने टीवी देखने को नहीं मिलता था, तो हम जैसे क्रिकेट की कमेंट्री है वो भी हम रेडियो पे सुनते थे, जितने भी गाने सुनते थे या गज़लें सुनते वो सारी रेडियो एक मीन्स था। जो रेडियो पे चलता था वो आप सुनते थे, उसके अलावा अपने पास कोई रिसोर्स नहीं था। और वो टाइमिंग सेट होती थी। आई मीन इट वाज अब आज मैं सोचता हूँ कि बहुत अच्छी चीज़ थी वो,
क्योंकि हमें पता होता था कि उस टाइम पे 1 से 1:30 बजे तक जो भी है न्यूज़ आएंगी, वो मेरे फादर जो या मेरे चाचा आसपास, उनका इंटरेस्ट होता था कि न्यूज़ सुननी है। हमें पता था कि 3 से 5 के बीच में जो कुछ ऐसे प्रोग्राम्स आएंगे जहाँ पे गाने चलेंगे। तो आज मैं ये सोचता हूँ कि वो एक बहुत ही अच्छा टाइम था कि हम लोगों को पता होता था कि एक टाइम टेबल, नेचुरल टाइम टेबल सेट था। तो उससे टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से होता था कि ठीक है, आपको 1 घंटे का टीवी का प्रोग्राम आएगा, उसमें से जो भी आपको देखना आपके इंटरेस्ट का, जो बच्चों के इंटरेस्ट का होगा, जो बड़ों के इंटरेस्ट का होगा, वो उस स्टिपुलेटेड टाइम में सब लोग अपना अपना जो भी इंटरेस्ट की चीज़ें देखते थे। और 8 या 9, मुझे लगता है, मुझे एग्जैक्टली टाइम तो नहीं याद, लेकिन टीवी जब नया नया आया था 10-11 बजे के बाद टीवी में जो दूरदर्शन के सिग्नल्स, वो सारे प्रोग्राम्स बंद हो जाते थे। तो एक ये भी पता था कि सोना कब है, और सुबह 5 बजे 5:30 बजे वो फिर शुरू होता था, ये भी पता था कि जागना कब है। डॉक्टर साहब, ये आपने जो बात बोली अभी बहुत बढ़िया बात है कि इनको और उस टाइम पे सबको ये पता था कि सोना कब है। आज तो डॉक्टर साहब हमें फोन ही नहीं छोड़ता सोने के लिए। जी बिल्कुल, कि आपको कब सोना कोई पता ही नहीं है। देखिए, इसके बहुत सारे फायदे भी हैं, लेकिन मैं अगर जहाँ तक मुझे पूछेंगे तो बहुत सारे नुकसान भी हैं। टेक्नोलॉजीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इतनी नई नई टेक्नोलॉजीज आई हैं, तो इससे कई फायदे भी हैं बहुत से, लेकिन अब ये डिपेंड करता है आप इनको यूज़ कैसे करते हैं। बिल्कुल ठीक बात। अब लेट अस से मैं आप मिड-90s की बात कर रहा हूँ, जब मैं स्कूल टाइम की बात कर रहा हूँ। अब उन दिनों में अगर हमारे पास जो भी, अगर लेट अस से कोई भी चीज़ पढ़नी होती थी, या तो हमें वेट करना पड़ता था महीना महीना, वो बुक्स लाइब्रेरी में जाके ढूंढनी पड़ती थी। लाइब्रेरीज नहीं होती थी, अगर होती भी थी तो हमें मे बी 15 या 20 दिन के बाद हमारी टर्न आती थी। लेकिन आज अगर आप देखेंगे, वही इंफॉर्मेशन विद इन सेकेंड्स में आपको मिलती है। लेकिन अगर आप उस चीज़ को मिसयूज़ करेंगे, आजकल डिस्ट्रक्शंस भी बहुत सारी हैं। अगर आप देखेंगे, अपना फ़ोन स्क्रॉल करेंगे, सो विद इन सेकेंड्स आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट भी कर सकती हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन, देखिए टेक्नोलॉजी इज नहीं, अभी डॉक्टर साहब हम टेक्नोलॉजी पे बाद में आएंगे। पहले हम उसी टाइम में जाते हैं कि जिस टाइम पे आप 12th करके वहां से निकले, तो जब आप बात करते हैं कश्मीर की, किश्तवाड़ की बात करते हैं, J&K की बात करते हैं, तो वहां पर बात करते एक बात और जुड़ती है, वो है जो वहां का माहौल। क्योंकि इतने सालों से हम देख रहे हैं वहां पर टेररिज्म, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को शायद बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, और आप उस टाइम पे यंग एज में थे। आपका उस टाइम का क्या एक्सपीरियंस रहा? आपने क्या फील किया या क्या देखा, या आपको क्या ऐसा लगा कि यार मुझे मूव ऑन करना है चीज़ों से, या कुछ सुधार करना है? आपके दिमाग में क्या था वैसा? अमन जी, ऐसा है, ये आपने सही सवाल मुझसे किया कि वो जो टाइम था, एक ट्रॉमेटिक टाइम था। उस टाइम पे हम टीन से, वी वर इन 13-14 ईयर्स एज थी हमारी। हमें ये भी नहीं पता था कि क्या हो रहा है, बट एक माहौल ऐसा था कि वो एक ट्रॉमेटिक टाइम है जो मुझे अभी भी याद करके डर लगता है। हमारे स्कूल्स साल में 3-3, 4-4 महीने बंद रहते थे, स्ट्राइक्स होती थी, और भी बहुत सारी चीज़ें। हर एक फैमिली में, कास्ट, क्रीड या किसी चीज़ की बात नहीं करता हूँ, हमारे स्टेट में तकरीबन हर एक फैमिली अफेक्टेड रही है उस टाइम पे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब बात आती है कि मैंने डिसाइड नहीं किया, ये मेरे ब्रदर थे जिन्होंने ये डिसाइड किया कि आपको यहाँ से मूव करना चाहिए। और उस टाइम पे एफोर्डेबिलिटी इश्यूज, देयर वर सो मेनी थिंग्स, बट ही टुक डिसीजन। ही इज़ द गॉड फादर फॉर मी एट द टाइम, क्योंकि मैं तो बहुत छोटा था, मेरी तो कुछ समझ में नहीं थी कि क्या हो रहा है, बट इतना मुझे पता था कि ठीक है, कुछ करना है। तो उन्होंने रास्ता दिखाया, सब कुछ जो भी है। मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया। मेरे पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं थे, पढ़े लिखे इन द सेंस कि दे वर नॉट एजुकेटेड इन द सेंस, लेकिन मैं कहता हूँ मेरे पेरेंट्स सबसे ज़्यादा एजुकेटेड थे, क्योंकि उनका विजन बहुत डिफरेंट था। एजुकेशन का ये मतलब नहीं आता कि आपको हिंदी, इंग्लिश, उर्दू पढ़ना आता है। एजुकेशन का मतलब विजन होता है। समटाइम्स आप ऐसे बंदों से भी मिलते हो जिनको नॉलेज बहुत आता है, जो फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन उनके थॉट्स और आइडियोलॉजीज़ बहुत पिछड़ी होती हैं।
तो मेरे पेरेंट्स जो थे वो, उनका जो विजन था, उन्होंने मुझे कभी भी नहीं रोका। एक विश्वास था उनको मुझ पे, और हमेशा सपोर्ट करते रहे। तो मेरे बड़े भाई साहब थे, उन्होंने उस टाइम पे ये डिसीजन लिया कि आपको जाना चाहिए, और बस इतना बताया कि आपने जाना है, जम्मू जाना है, पढ़ाई करनी है। और फिर ये नहीं पता था कि वहाँ हमें, जैसे मैंने आपको बताया, जम्मू काफ़ी दूर था वहाँ से। दूर इन द सेंस कि उस टाइम पे इट वाज अ बिग टास्क। जम्मू जाना मतलब कि एक प्रोजेक्ट होता था, क्योंकि टेलीफोन्स अवेलेबल नहीं थे उन दिनों। वेज ऑफ कम्युनिकेशन वाज ओनली लेटर्स। तो जब हम चिट्ठियाँ, मुझे याद, मेरे पास अभी भी पड़ी हैं वो, जो घर से चिट्ठियाँ आती थी, वो 15 या 20 दिन के बाद मिलती थी। सो उनका अपना एक थ्रिल होता था। तो उन्होंने बोला कि आप जम्मू चले जाओ, और कुछ फ्रेंड्स थे, उनके पेरेंट्स, हम सब, उनने भी ये डिसाइड किया, और हम 2-3 जो लड़के थे हमारे, जो हम फ्रेंड्स थे, हम जम्मू आए। और जम्मू एक नई दुनिया थी हमारे लिए। सो उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पे जो भी है वहाँ के माहौल को यूज टू हुए, और फिर अपने आप को। अभी डॉक्टर साहब यहाँ पर हम एक फेज में अपना चेंज करते हैं, जैसे कि वहाँ पर थे आप किश्तवाड़ में, 12th तक की एजुकेशन वहाँ से ली, उसके बाद आप मूव कर गए जम्मू। तो जब आप जम्मू आए तब आपको ये पता था कि आप मेडिकल प्रोफेशन में जाने वाले हैं, या आपने वहाँ पर आके आपकी प्लानिंग हुई कि अब आगे क्या करना है? जब हम जम्मू आए, जब एक्चुअली 12th मैंने किश्तवाड़ में एडमिशन ली थी, बट बिकॉज ऑफ द मिलिटेंसी कुछ एग्ज़ाम्स डिले हो गए थे। और जो मैंने 12th का जो हाफ सेशन है, वो मैंने जम्मू में एडमिशन ली थी। Okay. जम्मू में दिस अ गवर्नमेंट स्कूल कॉल्ड रणवीर हायर सेकेंडरी स्कूल जम्मू, रणवीर हायर सेकेंडरी स्कूल। सो वहाँ पे मैंने एडमिशन लिया अपनी, और वहाँ से मैंने 12th पास किया। जब मैंने 12th रणवीर से पास आउट हुआ मैं, सो मेरे 2-3 फ्रेंड्स और भी थे। तो हमें इतना था कि हमने कुछ करना है, और मेरे ब्रदर ने मुझे बोला था कि ठीक है, आपने मेडिकल में, आपने, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप कर सकते हो, वट एवर, लाइक ही टोल्ड, ही डिडंट कैटेगरिकली, उन्होंने ये नहीं बोला कि डॉक्टर बनना, उन्होंने बोला जो भी आपको अच्छा लगता है और वो करना है। तो फिर हमारे कुछ फ्रेंड्स थे जो ऑलरेडी जम्मू में थे, जो सीनियर्स थे, फिर उनसे हमने बात की। फिर हमारा जो बेंट ऑफ माइंड है मेडिकल की तरफ जो है, थोड़ा झुकाव हो गया हमारा, और उसके बाद फिर हमने उसको एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया कि कैसे क्या करना है। और लेकिन जब हम किश्तवाड़ से आए थे, हमें ये नहीं पता था कि लाइक बस हम इस एनर्जी और इस एक्साइटमेंट में आए थे कि हमने पढ़ाई करनी है और कुछ अच्छा करना है। तो अब डॉक्टर साहब यहाँ से कहानी शुरू होती है आगे की, कि आपके टाइम पे तब नीट होता था या कोई और एंट्रेंस टेस्ट था? उस टाइम पे नीट तो नहीं होता था। उस टाइम पे जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होते थे वो सेपरेट होते थे। जैसे मेडिकल का सेपरेट एग्ज़ाम होता था, इंजीनियरिंग का सेपरेट होता था, BVSC एंड एग्रीकल्चर साइंसेस का सेपरेट होता था। उन दिनों में जो वहाँ पे कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव एग्ज़ाम्स थे, बिकॉज ऑफ मिलिटेंसी नहीं होते थे। सो उन दिनों में नीट तो नहीं था, लेकिन सेपरेट एग्ज़ाम्स होते थे। तो आप PMT, यस, प्री मेडिकल टेस्ट जिनको कहते हैं। लेकिन आजकल ऐसा है ना कि लाइक आप एक कॉमन एग्जाम में अपीयर होते हो, और उस मेरिट बेसिस पे देन यू चूज योर कॉलेजेस एंड डिफरेंट। हमारे टाइम पे ऐसा नहीं था। हमारे टाइम पे ऐसा था कि आपको एक प्री मेडिकल का सेपरेट एग्जाम होता था, इंजीनियरिंग का सेपरेट होता था, BVSC का सेपरेट होता था। सो यू हैड टू अपीयर इन डिफरेंट एग्जाम्स ऑल टुगेदर। ओके। तो फिर उस टाइम जब आपने PMT की दिया, तो अब ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है यहाँ पे कि आपके एरिया में कितने लोग डॉक्टर्स थे उस टाइम पे, और कितने स्टूडेंट्स ऐसे थे जो MBBS कर रहे थे? अगर मैं किश्तवाड़ की बात करूं, किश्तवाड़ में 2 या 3 लोग थे जिनकी मेरे से पहले सिलेक्शन हुई थी। ओके। और उन दिनों इट वाज नॉट दैट कॉमन। वहाँ पे जब हमारी सिलेक्शन हुई थी,
सो इट वाज अ बिग थिंग। लाइक जब टाउन से हम लोग गुजरते थे तो आसपास में जो दुकानें होती थी, जो लोग खड़े होते थे, तो दे यूज टू जस्ट पीप अस कि हाँ ये जो लड़का है ये सिलेक्ट हुआ है। तो मेरे से पहले एक दो फ्रेंड्स थे मेरे जो सिलेक्ट हुए थे, वो हमारे लिए इंस्पिरेशन भी थे उस टाइम में। सो इट वाज नॉट दैट कॉमन। मतलब उस एरिया में अगर आप बात करें 3 या 4 लोग थे जिनकी सिलेक्शन 2-3 सालों के अंदर हुई थी। ओके। तो तो जिसमें आपका तीसरा या चौथा नंबर या दूसरा नंबर हाँ ऐसे जी, था? हाँ जी, चौथा नंबर इन द सेंस नॉट कि मेरे से पहले जो लोग सिलेक्ट हुए थे। हाँ। मुझे एग्जैक्टली तो नहीं याद है बट 3 या 4 लोगों से ज्यादा पूरे आई मीन मतलब गिने चुने लोग थे वहां से। लोग होते थे। यस। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है जब एक किसी एरिया से कोई स्टूडेंट निकल के एक बड़े एग्जाम को क्लियर करके आगे फर्दर स्टडीज के लिए जाता, तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी जाती है ये। उस एरिया के लोगों के लिए एक प्राउड मतलब मूवमेंट होता है कि हमारे यहाँ का बच्चा आगे जा रहा है। तो बहुत ही बढ़िया है वहां। तो आपका तो फिर वो यहाँ पर जो लोगों का इंटरेक्शन आपके साथ होगा वो बड़ा अलग हो चुका होगा उस टाइम पे। देखिए ऐसा है कि और जो आप क्रिकेट खेलते थे, जी जी, तो आपके वो दोस्त भी आपके साथ, क्योंकि जब आप पीएमटी क्लियर कर लिया तो वो दोस्त आपके साथ कैसे इंटरेक्ट करते थे? बिल्कुल वैसे ही, वो अभी भी वैसे ही हैं। दोस्त तो दोस्त होते। सो कहने का मतलब है वो बचपन, देखो दोस्ती तो एक्चुअली वही होती है जो उस टाइम की जो दोस्ती है। अभी जिनको हम दोस्त कहते हैं एक्चुअली दोस्त होते नहीं, वो कलीग्स होते हैं। वो आप वर्किंग प्लेस में किसी से इंटरेक्शन होती है, वो एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप है। दोस्ती जिसे बोलते हैं वो वही बचपन की दोस्ती जब आपके पास कुछ भी नहीं होता, एक टोटल इमोशंस सेल्फलेस दोस्ती होती है, वही वो अभी भी वो दोस्त वैसे ही है। उनसे जब हम मिलते हैं अभी उसमें जो मैं उस चीज की बात कर रहा हूँ कि उनका वो आपको एज ए डॉक्टर एंटर करना और वो खेलना है ना, तो वो ऐसे जमता है क्या कि खेलने वाला इतना बंदा जो अच्छा प्लेयर है वो एमबीबीएस क्लियर करके या पीएमटी क्लियर करके एमबीबीएस में एडमिशन ले रहा है, तो इतना नॉर्मल तो वो नहीं था। हाँ ऐसा है कि देखिए ये सारा ना इंटरेस्ट तक होता है। लाइक अगर आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, सबके पास वही 24 घंटे होते हैं। हाँ, मेरा ये मानना है कि जो इंसान ये बोलता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, ये चीज़ मुझे शौक था और मेरे पास टाइम नहीं मिला इसको कम, मेरा ये मानना है कि उस इंसान को ना कभी शौक था ही नहीं उस चीज़ का। क्योंकि अगर उसे शौक होता वही उन्हीं 24 घंटे में वो टाइम निकालना ही पड़ता। कहने का मतलब है लेट्स से मुझे संगीत में रुचि है, आज मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, मैं प्रैक्टिशनर, तो मैं अभी भी टाइम निकालता हूँ उस चीज़ के लिए। ठीक है, मैं जो नींद अगर 7-6 घंटे करनी है उसमें से 5.5 करता हूँ, लेकिन मैं वो आधा घंटा निकालता हूँ। सो मेरा एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, अगर आपको कोई शौक है किसी चीज़ का भी, कोई भी आपका टारगेट है, और अगर आपको लगता है कि मुझे टाइम ना मिलने की वजह से मैंने नहीं किया, तो इसका मतलब आप अपने आप के साथ झूठ बोल रहे हो। ऐसा होता नहीं है। अगर आपको शौक होगा वो आप 100% आप करोगे, और वही 24 घंटे सबके पास होते हैं। तो ये हमारे व्यूअर्स के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज आप दे रहे हैं कि अगर आपको कुछ करना है तो सबके पास वही 24 घंटे हैं, मगर कुछ लोग उसमें से उस काम को कर जाते हैं उन्हीं 24 घंटे को इस्तेमाल करके, मगर कुछ लोग यही कहते हुए रह जाते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं मिला, हम इस चीज़ में बिजी थे या हम उस चीज़ में बिजी थे। तो इंसान को जब कुछ करना ही होता है तो एक मिसाल हमारे सामने आज बैठी हुई है। तो सर अब आप ये बताओ कि आपने एमबीबीएस कहाँ से की, फिर आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी कहाँ से करी, और आपका पहला जो अपॉइंटमेंट था वो कहाँ पे हुआ? मेरी ग्रेजुएशन यानी कि एमबीबीएस जो है मैंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू से पास आउट हूँ मैं। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन जो है मैंने श्रीनगर से की, श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। और उसके बाद जो कार्डियोलॉजी सुपर स्पेशलाइजेशन है मैंने दिल्ली से पास आउट हूँ मैं। सो आफ्टर कंप्लीशन दिल्ली में जब मैंने कार्डियोलॉजी फिनिश की, मैं वहाँ पे एज एसोसिएट कंसल्टेंट रहा हूँ मैं बत्रा हॉस्पिटल एंड मेडिकल रिसर्च सेंटर न्यू दिल्ली। आफ्टर दैट मैं करनाल में रहा 1 साल, और उसके बाद पिछले 7 साल से मैं मोहाली यानी कि डेराबस्सी में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ओके। तो जम्मू से आपने एमबीबीएस करने के बाद वापस फिर श्रीनगर गए? जी,
पोस्ट ग्रेजुएशन मेरी फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, क्योंकि ऐसा होता है कि जब आप MBBS करते हो और उसको पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए दोबारा से आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। उसमें ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट आप अपनी जो कॉलेज की प्रेफरेंस देते हो या जिस ब्रांच में आपने जो भी आपने ब्रांच सेलेक्ट करनी है वो आप चूज़ करते हो। तो पोस्ट ग्रेजुएशन जो है मेरी शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज श्रीनगर सौरभ। ओके। सो वहाँ जब मेडिसिन मैंने MD मेडिसिन किया, उसके बाद मैंने कार्डियोलॉजी जो सुपर स्पेशलाइजेशन बत्रा हॉस्पिटल एंड मेडिकल रिसर्च सेंटर न्यू दिल्ली से पास आउट हूँ मैं। सो उसके बाद मैंने वहाँ पे एज ए एसोसिएट कंसल्टेंट रहा मैं 1 साल, एंड आफ्टर फिनिशिंग फ्रॉम देयर मैं करनाल में रहा। करनाल मैंने 1 साल काम किया है। करनाल के बाद देन आई शिफ्टेड टू मोहाली डेराबस्सी। ओके। तो सर ये इतना लाइफ का कितने साल गए इस सारे चीज़ों में? ऐसा है कि MBBS जो है अगर आप यूजुअल तरीके से चलते हो जी, बीच में कोई डिले नहीं होता है। सो MBBS इज़ 4.5 साल प्लस इंटर्नशिप 1 साल, 5.5। देन MD इज़ फॉर another 3 years, then super specialization another 3 years, so 5.5 प्लस 3 प्लस 3, तो सो आप 5.5 और 3 हो गए 8.5, 8.5 और 3 हो गए 11.5, 11.5 साल। तो 11.5 साल आपके इसमें जाते हैं। यस, ये सिर्फ मेरे नहीं, जो भी सुपर स्पेशलाइजेशन करता है ये ड्यूरेशन ही इतनी है, इसको आप शॉर्टकट नहीं कर सकते। तो ये डॉक्टर्स की जो आपकी एजुकेशन है वो 11, 11.5, 12 साल लेकर के चल सकते हैं कि इतना मेहनत करने के बाद में आप एक डॉक्टर बनते हैं और आप पेशेंट को देख करके उसको बता पाते हैं कि आपकी प्रॉब्लम क्या है और आपको क्या मेडिसिन लेनी है। क्या मैं ये बात ठीक कह रहा हूँ? जी। तो इतनी स्ट्रगल होती है उस लाइफ में? अमन जी, आप स्ट्रगल भी नहीं बोल सकते हैं। आई मीन इट्स अ पार्ट ऑफ इट्स अ ट्रेनिंग प्रोटोकॉल है। ओके। सो ट्रेनिंग हमारी, देखिए आप एक इंसान की ज़िंदगी के साथ आई मीन आपको अपने आप को इतना तैयार करना है कि किसी की लाइफ आपके हाथ में होती है। लेट अस से मैं एज ए कार्डियोलॉजिस्ट जब भी कोई प्रोसीजर करता हूँ, सो जब हम ऑपरेशन थिएटर पे जब भी कोई पेशेंट हम ऑपरेशन थिएटर में उसको लेके जाते हैं, उससे पहले जब उनसे साइन लेते हैं, उनको एक्सप्लेन करते हैं, तो हमें अपने आप को इतना तैयार आई मीन इतनी मेहनत इसके पीछे इसीलिए होती है क्योंकि आपके पास ऐसा नहीं है कि कोई फाइल है, अगर कोई एरर हो गया और आपको दोबारा चांस मिलेगा। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड अप टू द एक्सटेंट दैट यहाँ हमारे पास मार्जिन ऑफ एरर नहीं होता है कोई भी। तो इसलिए ट्रेनिंग का प्रोटोकॉल ही ऐसा है, जैसे आर्मी में कमांडो ट्रेनिंग होती है, इज अ काइंड ऑफ दैट थिंग। सर जैसे मैंने इसमें सुना है कि जो आपकी जॉब शिफ्ट्स होती हैं वो जैसे नॉर्मल किसी भी आदमी की कोई भी अलग अलग प्रोफेशन में जॉब होती है 8 आवर्स की, 10 आवर्स की, 12 आवर्स की, तो आपकी जो ट्रेनिंग और जो इंटर्नशिप जो चलती है, तो ये सब इवन के पोस्ट ग्रेजुएशन या PhD करते हैं, आपका जो पीरियड रहता है वो एक जॉब आवर्स जो होते हैं वो कितने रहते हैं? देखिए अप टू MBBS जो हमारे कॉलेज में जो पढ़ाई होती है वो तो यूजुअल जैसे कॉलेजेस का टाइम होता है। उसके बाद जब हमारी क्लिनिकल ट्रेनिंग होती है जो कि इंटर्नशिप के बाद हम उसको काउंट करते हैं, सो वो यूजुअली अगर आप देखें तो मिनिमम 12 घंटे और मैक्सिमम जब हम पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तो आपको एट ए स्ट्रेच 36-48 आवर्स काम करना पड़ता है। 36 to 48 आवर्स ही ऐसा होता है यूजुअल। तो 36 तो एक आई मीन जब भी हमारी लेटेस्ट से वीकली जो हमारी एक तो रूटीन ड्यूटीज़ होती हैं कि मॉर्निंग में आप जाओ और आप सुबह 7-8 बजे आप पहुंचते हो, आप अपना काम शुरू करते हो, शाम 7 या 8 बजे तक आपका दिन होता है। फिर उसके बाद अगर आपको नाइट ड्यूटी होती है, नाइट शिफ्ट होती है, तो आपको वहीं पर रहना पड़ता है। सो 12 घंटे वो हो गए, 12 सुबह 24 तो वही हो गए, और नेक्स्ट डे फिर आपको एक रूटीन ड्यूटी भी करनी है। सो 36 आवर एट अ स्ट्रेच आपको, तो दीज आर द यूजुअल सर्कमस्टांसिस। कभी कभार ऐसा भी होता है कि स्पेशल सर्कमस्टांसिस पे कि आप फिर और 12 या 24 घंटे के भी आप हॉस्पिटल में रहते हो।
सो ये तो हर एक डॉक्टर की कहानी है, और वी फील प्राउड इन दिस कि दिस इज़ हाउ वी हैव बीन ट्रेन्ड, क्योंकि भगवान ने हमें, गॉड ने हमें मौका दिया होता है। तो इसमें कोई बेचारगी नहीं है और कोई भी गिला या शिकवा नहीं है, क्योंकि हम खुद चूज़ करते हैं। मैंने खुद चूज़ किया है। जब मैंने ग्रेजुएशन के बाद, जब हमारी पोस्ट ग्रेजुएशन, जब एंट्रेंस क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद जो हमारी काउंसलिंग होती है, हम ये जॉब ऐसी भी ब्रांचेज हैं जिसमें आप सुबह 9 बजे जाओगे और 4 बजे आपकी ड्यूटी होती है, आपको कोई एमरजेंसी ड्यूटीज़ नहीं होती। लेकिन जब हम चूज़ करते हैं तो ये हमारा पैशन होता है। इट्स ऑल अबाउट पैशन। यस। कि आप कितने आवर्स अपना उसको Yeah, देने वाले हो, और कितनी परफेक्शन वो परफेक्शन भी उतने आवर्स के अकॉर्डिंगली ही फिर आती है ना। यू हैव टू बी कितना प्रिपेयर्ड आपने फॉर time लगा दिस। दिया उसके लिए। यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस। इसकी एक और एग्जांपल है कि जैसे जो पायलट्स होते हैं, जो फाइटर प्लेन्स जो चलाते हैं, उनको जी, तो जी। पता है कि हमने वो खुद चूज करते हैं। बिल्कुल ठीक बात। सेम इज विद द डॉक्टर्स। अगर मैं तो अपने कलीग्स या जो भी जूनियर्स हैं या जो बच्चे हैं, जो अगर ये इंटरव्यू देखेंगे, मैं तो उनसे ये कहूँगा कि अगर आपको नींद करने का शौक़ है, अगर आपको लगता है कि नींद में अगर कोई टेलीफोन आता है या कोई मुझे डिस्टर्ब करके अगर आपको अच्छा नहीं लगता है, तो आप कभी भी इस प्रोफेशन को चूज़ नहीं करना, क्योंकि दिस इज़ क्वाइट यूजुअल फॉर अस टू गेट अप at mid of night and do procedures, and we have to be 100%. We cannot be 99%. बहुत बड़ी बात है ये कि आपको किसी भी टाइम कॉल आ सकता है, किसी भी टाइम आपको जाना है, किसी भी टाइम आपको प्रोसीजर करना है, ऑपरेट करना है, किसी भी टाइम आपको कितने सीरियस पेशेंट को देखना है। तो उसके लिए जो प्रिपरेशन है, जो तैयारी है, वो 8 घंटे से लेकर के 36-48 आवर्स तक की जो एक ट्रेनिंग है, उसके बाद ये तो डॉक्टर साहब वही चीज़ होगी जैसे आर्मी की ट्रेनिंग है और आपकी ट्रेनिंग है। यस, हमें तैयार ऐसे ही किया जाता है, ताकि दिन रात बाकी जीना मरना, ये तो दिस इज़ अ पार्ट एंड पार्सल। बट इसका ये मतलब नहीं कि हमारे इमोशंस नहीं होते। जब भी कोई ऐसी घटना होती है पेशेंट्स के साथ, तो हमें भी उतना ही दुख होता है, बट वी हैव टू बी प्रोफेशनल, लाइक इन द सेंस कि अगर ऐसा सोचे और वो हमारी वर्किंग पे अफेक्ट करेगा, सो फिर उससे जो बाकी पेशेंट्स हैं उन पे उसका असर आएगा। सो हम ये दिखाते हैं कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क हमें भी पड़ता है, बट एज दिस इज़ आवर प्रोफेशन वी हैव टू मूव ऑन। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल टाइम होता है हॉस्पिटल में। कभी कभार ऐसा लगता है कि लेट अस से कुछ ऐसी घटना होती है, सो पेशेंट या उनके अटेंडेंट्स को लगता है कि देखो जी, डॉक्टर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है जी, तो ये तो दे आर वर्किंग लाइक दैट। बट देखिए, वो हमारा एक हमें इमोशंस को वहाँ पे सेपरेट करना होता है प्रोफेशन से। हमें भी उतना ही दुख होता है। और मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको कि कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी दुनिया में ऐसा डॉक्टर है जिसे अगर कोई प्रोसीजर में फेलियर आता है या कोई कॉम्प्लिकेशन होती है या किसी पेशेंट की डेथ होती है और वो उससे खुश होता होगा। सो बिकॉज ये हमारे लिए एक जितनी अगर एक सर्जरी करते हैं, हम कोई प्रोसीजर करते हैं और वो सक्सेसफुली जब हम पेशेंट घर जाता है, जितनी खुशी उनके घर वालों को होती है, उससे ज़्यादा हमें भी होती है। बस हम उसको एक्सप्रेस नहीं करते हैं, क्योंकि वी आर प्रोफेशनल्स, और हमें अपनी प्रोफेशन की एक डिग्निटी उसको मेंटेन करने के लिए हम ना ही प्रिटेंड करते हैं। सो दैट इज लाइक, मतलब एक लाइन है, आपको उसके Yes. पार नहीं जाना और उसके पीछे भी नहीं यस। जाना। तो बात यहाँ पर डॉक्टर साहब जब इमोशंस की हो ही रही है, तो इमोशंस की हम फिर कुछ और भी बात करते हैं साथ में। लाइफ के ये 11-11.5 साल जो गए, इसमें ज़िंदगी और भी आगे बढ़ी होगी, ज़िंदगी में कोई आया होगा, कुछ प्यार मोहब्बत इश्क, कुछ ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें हुई होंगी। तो क्या क्या रहा हो, थोड़ा उसके बारे में अगर आप बताना चाहिए। आपकी एक लाइफ जो नॉर्मल एक हम जैसी लाइफ जो चलती है एक मेडिकल प्रोफेशन को छोड़ करके, तो उसमें आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस? देखिए, जिस दिन आप MBBS ज्वाइन करते हो, अगर आप ये देखें, उन 5 साल में भी
दो हम लोग 9 बजे जाते हैं और 5 बजे आते हैं, लेकिन अगर आप किसी भी मेडिकल कॉलेज में जाओगे या किसी भी मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स को देखेंगे, उनके हाथ में हमेशा एक किताब होती है। सो हमें बहुत पढ़ना पड़ता है। लाइक द एग्ज़ाम्स होते रहते हैं, प्रोटोकॉल्स बहुत टफ हैं, आपको प्रिपरेशन जो है जो 12 साल के बाद आपने करना है, जो सिचुएशंस फेस करनी होती है, उनके लिए आपको तैयार किया जाता है। तो यूजुअली क्या होता है, जितने भी आपको सोशल फंक्शंस और वो सब चीज़ें हैं, वो तकरीबन आप आहिस्ता आहिस्ता भी टाइम वो छूट जाते हैं। हमारी अपनी एक दुनिया बन जाती है। ठीक है, बाकी हम भी इंसान हैं, हम उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। यस, लाइफ में कोई आता है, कोई ये वो तो एक पार्ट एंड पार्सल है, हमें अपनी लाइफ को चलाना होता है। तो वो एक वो हम आम बाकी लोगों की तरह ही वैसे ही होता है। लेकिन अब सोशली हम लोग लाइक थोड़े से डिस्कनेक्ट तो हो जाते हैं, क्योंकि हमारा थॉट प्रोसेस, देखिए मैं ये बोलता हूँ कि हमारा कोई रिलीजन नहीं होता। लेट अस से आई ज्वाइन दिस MBBS एट द एज ऑफ 18 और 19 ईयर्स। सो 12 साल तो आप साइंस प्रैक्टिस करते हो, और उसके बाद अगर मुझे ये कोई पूछे आपका रिलीजन क्या है, तो मैं तो बोल दूंगा मेरा रिलीजन तो साइंस है। बिकॉज वही मैं सोचता हूँ, वही प्रैक्टिस करता हूँ, वही खाता हूँ, वही पीता हूँ, वही सोता हूँ। सो कहने का मतलब है, ठीक है, आपको डॉक्टर ऐसे प्राणी मिलेंगे जो थोड़ी सी सोशली डिस्कनेक्ट होते हैं। सोशल तो डिस्कनेक्ट हो गए। अब जो उस टाइम के दौरान फिर डॉक्टर साहब को किसी से इश्क होता है या नहीं होता है? देखिए, वो तो एक ह्यूमन नेचर है। वो तो वो कोई भी मना नहीं करेगा, और दैट इज हाउ हम अपनी लाइफ चलाते हैं। बिल्कुल होता है, ऐसा होता है, हमारे साथ भी हुआ है, और मुझे लगता है बहुत से जितने भी हमारे कलीग्स हैं सबको होता होगा। ओके, तो फिर आपका जो वहाँ पर एक लव स्टोरी चलती है, तो वो कहाँ तक पहुँची, आपकी लाइफ में कहाँ तक पहुँची? हमारी लाइफ में वैसे ही हुआ कि कॉलेज में हम किसी को पसंद आए और किसी को हम पसंद आए। फिर हमने एक दूसरे का अप्रोच किया, और अल्टीमेटली हमने अपनी फैमिलीज़ को मनवा लिया, और हमारी एक हेल्दी एक लाइफ चल रही है। हमारे 2 छोटे बच्चे। सो दैट लव स्टोरी दैट एंडेड इन अ गुड वे। दैट्स गुड। यस। तो बस वैसे ही हम जैसे लोगों के साथ होता है वैसे ही हमारे साथ तो होता मतलब है। कि आपको भी मार पड़ती है? जी वो ज़रूरी है। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। जितने हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं उनको भी पता ही है कि सबको मार पड़ती है, और डॉक्टर साहब को भी पड़ती है, सबको पड़ती है, सब एक जैसे ही होते हैं। जी, ये एक नेचर, ये लॉ ऑफ नेचर है। लॉ ऑफ नेचर है। यस। तो डॉक्टर साहब, एज ए कार्डियोलॉजिस्ट जो आपका एक्सपीरियंस रहा कि आपने किस किस तरह के पेशेंट्स को अलग अलग जो ऑपरेट किया, चाहे वो अलग अलग प्रोसीजर जो होते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए कि क्या क्या होता है और किन किन चीज़ों में डिफ़िकल्टी भी होती है, कि जिसमें रिस्क हो जाता है लाइफ का, है ना, वो कैसी चीज़ें रहती हैं? अमन जी, ऐसा है कि कार्डियोलॉजी में ना, आई मीन इफ यू सी, इसको हम 2 चीज़ों में जब भी हम करते हैं, तो हम एक क्लिनिकल कार्डियोलॉजी होती है। क्लिनिकल कार्डियोलॉजी का मतलब है कि आप मेडिकल मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं पेशेंट का, वो आप डील करते हो। और एक होती है जिसे हम इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी बोलते हैं, जिसमें हम प्रोसीजर्स आ जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा कॉर्नरी एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर्स, की जो बैलूनिंग होती है, या बॉडी के जो बाकी आर्टरीज होती हैं उनमें बैलूनिंग या स्टेंट्स पड़ते हैं। तो ये जो है, इसे हम इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी में गिनते हैं। तो मैं एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। मेरी जो अप्रोच रही कार्डियोलॉजी को लेके, कि मैंने जो कन्वेंशनल चीज़ें हैं उसके अलावा मेरी रुचि कुछ और सेपरेट प्रोसीजर्स में थी। जैसे कन्वेंशनल प्रोसीजर्स हो गए, आपने देखा होगा कि एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर, ये किसी भी कार्डियक सेंटर्स में होते हैं। लेकिन मेरा स्पेशल इंटरेस्ट था जिसे हम स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज़ बोलते हैं। स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज़, इसमें लेमन्स टर्मिनोलॉजी में समझाने की कोशिश करता हूँ। कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जिनमें हमारे वेल्स, जो हार्ट के वेल्स होते हैं, वो सिकुड़ जाते हैं, वो टाइट होते हैं। तो इनको हम बैलूनिंग के ज़रिए से खोलते हैं। जैसे बैलून माइट्रल वेल्वोटमी, दीज आर टेक्निकल टर्म्स। पल्मोनरी बैलून वेल्वोटमी, माइट्रल बैलून वेल्वोटमीज। हार्ट में
बचपन से कई व्यक्तियों में सुराख होते हैं जिन्हें हम डिवाइस के ज़रिए बंद करते हैं। बच्चों में स्पेशल कुछ बच्चे होते हैं जो जन्म से जिनको हार्ट की प्रॉब्लम्स होती हैं, उनमें कुछ प्रोसीजर्स हैं, तो इनमें मेरा स्पेशल इंटरेस्ट रहा है। सो जो कन्वेंशनल प्रोसीजर्स एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी के अलावा मेरी रुचि इनमें ज़्यादा रही है। तो रिसेंटली हमने बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर्स किए हैं जो बहुत कम जगह पे होते हैं, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के अलावा जो प्राइवेट सेटअप्स में, वहाँ पे हमने वो प्रोसीजर्स किए हैं और वो पेशेंट्स अच्छा कर रहे हैं। तो ये मेरा स्पेशल इंटरेस्ट है। तो इसमें डॉक्टर साहब कुछ ऐसा बताओ, कुछ ऐसी एक स्टोरी जो आपको लगा हो कि आपका अब तक का सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंस रहा, कोई ऐसा पेशेंट या कुछ ऐसा आपका प्रोसीजर जो आपने किया जो आपको सबसे डिफ़िकल्ट या सबसे अलग था, जो शायद एक जिसको हम एक चुनौती कह सकते हैं, तो वो कुछ ऐसा रहा क्या आपका? यस समन जी, ऐसे बहुत सारे प्रोसीजर्स रहे हैं। डिफ़िकल्ट तो नहीं बोल सकते, आप चैलेंजिंग बोल सकते हैं। चैलेंजिंग कह सकते हैं, बिल्कुल जी। जैसे क्योंकि क्या है कि कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनका इंसिडेंस बहुत कम है, जो होती ही बहुत कम है। लाखों में अगर कोई एक पेशेंट अगर जिसमें अगर वो प्रॉब्लम होती है, तो वो प्रोसीजर्स का जो नंबर है बहुत कम है, तो वो थोड़े से चैलेंजिंग रहते हैं। मैं आपको एक इंसिडेंट सुनाता हूँ। रिसेंटली हमने मोहाली में एक बच्चा है, जो मेरे पार्टनर हैं डॉक्टर तरनदीप और मैं, हम दोनों साथ में काम करते हैं। तो हमने एक 2 दिन का बच्चा था, वो उसका एक प्रोसीजर किया जिसे हम एट्रियल सेप्टोस्टमी बोलते हैं। 2 days का बच्चा? जी, ओनली 1 day ओल्ड था। सो इट वाज ए क्वाइट चैलेंजिंग प्रोसीजर। उसके अलावा रिसेंटली हमने एक जम्मू से एक पेशेंट है, उनकी सर्जरी हुई थी। उसके बाद उनका जो सर्जरी के बाद जो हार्ट का वेल्व है, जो मेटेलिक वेल्व है, जिसके साइड से लीकेज हुई थी, वो कुछ छूट गया था वहाँ से। सो उसके 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो उसको सर्जिकली बंद करो, तो हमने उसको डिवाइस से उसको बंद किया, जिसे हम पैरावेलुलर लीक कहते हैं। सो डिवाइस क्लोजर ऑफ पैरावेलुलर लीक। सो ये कुछ ऐसे प्रोसीजर्स हैं जो काफ़ी चैलेंजिंग रहे हैं, क्योंकि इनका नंबर बहुत कम होता है। तो अब जिस चीज़ का नंबर बहुत कम होता है, वो प्रोसीजर्स कम होते हैं। और आपकी देखिए, प्रोसीजर्स में सिंपल है, जितना आप स्किल के अलावा प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ नॉट इन प्रोसीजर्स, इट इज़ फॉर एवरीथिंग। तो जो भी आप चीज़ करते हो, अगर उसको बार बार करोगे तो वो आपको आसान लगना शुरू हो जाती है। आसान का मतलब ये नहीं होता कि बिल्कुल आप आंखें बंद करके कर लेते हो। बिल्कुल ठीक बात है। तो कुछ प्रोसीजर्स जिनका नंबर बहुत कम हो रहता है, तो वो थोड़े से चैलेंजिंग रहते हैं। तो ये हमने 1-2 प्रोसीजर्स हैं जो मैंने अभी आपको बताया, एक मुझे याद है, ये हम रिसेंटली हमने पिछले 2-3 महीनों में किया। दोनों पेशेंट्स बहुत अच्छा कर रहे हैं। ओके, तो डॉक्टर साहब एक चीज़ बताइए कि किसी को हार्ट डिजीज हो गई, ठीक है, उसको कुछ भी हार्ट प्रॉब्लम अगर है, तो उसके साथ उसका जिंदा रहना कितना पॉसिबल है और कितनी लाइफ रह सकती है? देखिए, हार्ट की जो बीमारियां हैं, इस पे हम डिटेल बात करेंगे, बहुत किस्म की होती जी। लेकिन अभी मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगा, कार्डियक जो पेशेंट्स, जो हार्ट पेशेंट्स जिनको बोलते हैं, वो बिल्कुल अपनी सामान्य लाइफ जी सकते हैं, बिल्कुल नॉर्मल, जैसे हम लोग अपने आप को लेट अस प्रिज्यूम कि हम दोनों सही हैं। सो जैसे हम अपनी लाइफ जी रहे हैं, वैसे एक पेशेंट जो हार्ट का, अगर वो प्रॉपरली ट्रीट हो जाए, और चाहे वो मेडिकल मैनेजमेंट हो या सर्जरी हो, कोई भी चीज़ अगर वो सही तरीके से की जाए और वो फॉलोअप उनका सही रहेगा, तो वो बिल्कुल अपनी लाइफ नॉर्मल व्यक्ति की तरह जी सकते हैं। वो खा पी सकते हैं, नॉर्मल जो अपना जॉब कर सकते हैं। इनफैक्ट जो स्पोर्ट एक्टिविटी है, वो बिल्कुल अपने जैसे एक दूसरा व्यक्ति करता है वैसे कर सकते हैं। हाँ, ये आपने जो अभी बात कही स्पोर्ट एक्टिविटी, इसमें हमने देखा था एक जेवियर क्रेन करके एक सॉकर प्लेयर है, तो उन्होंने बाईपास सर्जरी होने के बाद में भी लास्ट वर्ल्ड कप जो फीफा का था 2022 में, वो उन्होंने खेला था। तो बात यहीं पर अब लेके आऊँगा कि मैं जो अपना बाईपास सर्जरी करवा लेते हैं, उनको मतलब उनकी लाइफ कैसे रहती है? बिल्कुल नॉर्मल रहती है। मैंने आपको बताया कि आजकल तो खैर टेक्नोलॉजी अब इतनी इम्प्रूव हुई है कि अब तो स्कारलेस सर्जरीज भी होती है। सो उसके अलावा जो हम डिवाइस क्लोजर्स करते हैं, सो मुझे याद है, जिनका अभी आपने जिक्र किया, जो फुटबॉल
प्लेयर हैं, आई थिंक आई डोंट रिमेंबर द कंट्री, किस कंट्री से उनने खेला है, लेकिन यस उनके हार्ट में एक होल था जिसे हम एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट कहते हैं। उसके बाद उनको वो जो होल है सर्जिकली क्लोज किया है और उसके बाद वो बिल्कुल नॉर्मल है। आई मीन दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग। बहुत सारी क्या, अगर आप टाइमली इलाज करोगे और ट्रीटमेंट लोगे और उसका फॉलोअप करोगे, सो यू कैन लिव योर नॉर्मल लाइफ। सो एक एग्जांपल आपने दिए, बहुत सारे ऐसे हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं या पॉलिटिशियंस हैं, जो भी है। सो आई मीन कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो बचपन में, अब प्रॉब्लम क्या है, हमारे इंडिया में एक चैलेंज है कि हम अपने सिम्टम्स को सही टाइम पे इग्नोर करते हैं। सो वो एक टाइम है, सो अगर जो हम लूज करते हैं उसके बाद वही जो एक करेक्टेबल सर्जरी है या बीमारी है जो 100% ठीक हो सकती थी, वो सर्जिकली या मेडिकली फिर उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। आई मीन कहने का मतलब है कि सिम्टम्स को इग्नोर करते हैं हम लोग। ये एक मैंने भी देखा है कि हम लाइटली लेते हैं। हो सकता है इसका ये भी है कि इंडिया में अवेलेबिलिटी ऑफ जो स्पेशलिस्ट की इतनी ज़्यादा है, देखा जाए अगर हम पॉपुलेशन के हिसाब से देखें अभी भी कम है, लेकिन फिर भी अगर आपको स्पेशलिस्ट या सुपर स्पेशलिस्ट इंडिया में अगर अपॉइंटमेंट चाहिए तो आपको जल्दी से मिल जाती है। वही अगर आप बाहर के देशों में जाओगे, वहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट हो या न्यूरोलॉजिस्ट हो या कोई भी सुपर स्पेशलिस्ट हो, उसकी अपॉइंटमेंट के लिए आपको एटलीस्ट 4 या 5 महीने का वेटिंग टाइम है। तो हो सकता है कि कैजुअल अप्रोच भी हो। दूसरा, ये अंडरस्टैंडिंग हमारे पब्लिक में, हमारा भी कहीं ना कहीं पे इस पे रोल आना चाहिए कि हमें काउंसलिंग करनी चाहिए, ताकि जो इम्पोर्टेंट सिम्टम्स हैं, पर्टिकुलरली जब बच्चा पैदा होता है, उसकी ग्रोथ मॉनिटरिंग का जो हमें एजुकेशन देनी चाहिए। सो उस टाइम पे अगर इन चीज़ों को हम टाइमली पहचानेंगे तो एक कार्डियक जो हार्ट का मरीज़ है, अगर वो एक बिल्कुल सामान्य लाइफ अपनी जी सकता है। ये तो डॉक्टर साहब बहुत इम्पोर्टेंट बात बताई आपने कि एक फॉलोअप, सबसे पहले सिम्टम्स का ध्यान रखना, फॉलोअप रेगुलर बेसिस पे लेना, डॉक्टर के कांटेक्ट में रहना है ताकि आप बचा सको खुद को और अपनी नॉर्मल लाइफ जीते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। मुझे एक बात मैं कहना चाहूँगा, बीच में मैं जस्ट स्ट्राइक किया। देखें, आजकल जो इनिशियली क्या होता था कि हमारे पास जो डायग्नोस्टिक मोडेलिटीज़ थी जी, वो बहुत कम जगह अवेलेबल थी। जैसे जब मैं छोटा था, मुझे याद है कि उस टाइम पे ईसीजी, एकोकार्डियोग्राफी, सिंपल से टेस्ट हैं जो आज हर एक, मुझे लगता है एक शहर में कम से कम 20 या 30 सेंटर्स अवेलेबल हैं। उस टाइम पे अवेलेबल नहीं होते थे। स्पेशली आपको दिल्ली जाना पड़ता था एकोकार्डियोग्राफी करवाने के लिए, या हमारे जम्मू में अगर देखा जाए तो इट वाज द ओनली मिडिल कॉलेज में एक एकोकार्डियोग्राफी मशीन्स थी। ठीक है, उस टाइम पे ये चैलेंजेस थी, लेकिन आजकल ये इन्वेस्टिगेशन मोडेलिटीज़ हर जगह अवेलेबल हैं और जो कि बहुत सस्ती हैं। आई मीन ईसीजी, एकोकार्डियोग्राफी चीप भी हैं और बड़ी सेफ हैं। तो अगर हम अगर किसी भी जगह पे जाएंगे, आराम से अपने आप को डायग्नोस करवा सकते हैं। आई मीन जो ऐसी चीज़ें हैं जो हमें पता नहीं है। सो कहने का ये मतलब है कि आजकल जो डायग्नोस्टिक मोडेलिटीज़ हैं वो हर जगह अवेलेबल हैं और बहुत सस्ती हैं। तो हमें जो भी सिम्टम्स हैं उनको एड्रेस करना चाहिए और बहुत ही सस्ते टेस्ट हैं, आराम से आप अपने आप को। जब हम डॉक्टर साहब टेस्ट की बात कर रहे हैं तो हम ये बात भी कर लेते हैं कि आम पब्लिक, एक जनरल पब्लिक है, जो हमारे व्यूअर्स हैं, इनको किस चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है या कौन सा टेस्ट करवाने की ज़रूरत है कि उनको प्रॉब्लम होने से पहले अपने आप को बचा पाए, कि हार्ट डिजीज से कैसे बचाना है, कौन से टेस्ट करवाते रहना चाहिए, कितने टाइम के बाद करवाते रहना चाहिए, सो दैट कि वो इन चीज़ों से अपने आप को बचा सके। देखिए, ऐसा सबसे इससे टेस्ट से जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको कहना चाहूँगा, सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना होता। लेट अस से ऐसा कुछ नहीं है कि कोई 20 या 25 साल का नौजवान है या को अर्ली 50s या लेट 40s में है। सो कहने का ये मतलब है कि सिम्टम्स आर इम्पॉर्टेंट रादर देन कि आपको ठीक है 3 महीने के बाद ये टेस्ट करवाना है, ये ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो आपके सिम्टम्स है उनको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। पिछले 2-3 साल में मैंने बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जिनको मैसिव हार्ट अटैक होता है,
और वो अपना गैस या इस टाइप की चीज़ों के साथ कोरिलेट करके अपना टाइम वेस्ट करते हैं। सो रादर देन कि कौन कौन से टेस्ट होने चाहिए, आपको अपने सिम्टम्स पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसको उन पे ध्यान देना है। फिर आपको जो भी आपको लगता है, जो स्पेशलिस्ट आपके आसपास है उससे बात करो। वो जो आपको इन्वेस्टिगेशंस बोलते हैं वो करवानी चाहिए। उसके अलावा जो आप स्क्रीनिंग की बात करते हैं वो ठीक है, आपने अपना शुगर लेवल चेक किया, अपना रूटीन चेकअप में अपना ब्लड प्रेशर चेक करवा दिया, वो तो एक पार्ट है। लेकिन उसके अलावा मैं इसी पे बार बार स्ट्रेस दूंगा, जब भी आपको लगता है कोई अनयूजुअल सिम्टम्स हो रहे हैं, इस पे हम डिटेल बात करेंगे, हार्ट की जो प्रॉब्लम्स के बारे में हम बात करेंगे कभी, तो मैं इसको मिक्स नहीं करना चाहता हूँ यहाँ जी। तो इन चीज़ों पे सिम्टम्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग रादर देन कि आप एक प्रोटोकॉल बना के रखो कि मैंने 6 महीने के बाद ये टेस्ट करवानी है। टेस्ट जो होते हैं वो अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स होते हैं। अब आजकल मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा, एक बड़ा ट्रेंड बना है हमारी सोसाइटी में कि पैकेज, ये पैकेज वो पैकेज। मैं आपसे अब सिंपल एक बात कहना चाहता हूँ, अगर एक 18 साल का बच्चा है, एक 50 साल का और एक 80 साल का, तो इन तीनों के लिए पैकेज एक जैसे कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता, बिल्कुल। 18 साल के लिए जो इन्वेस्टिगेशंस है वो सेट डिफरेंट होना चाहिए। जो 40 या 50 साल में जो इन्वेस्टिगेशन सेट है, वो इन्वेस्टिगेशंस हैं वो डिफरेंट हैं, और जो 80 साल में है वो इन्वेस्टिगेशंस डिफरेंट है। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, मैंने जी ये पैकेज करवाया है, ये चीज़ें करवाया है। सो देयर इज़ नथिंग, इट इज़ नॉट ए हॉलीडे, कोई हॉलीडे पैकेज तो नहीं है ना। कहने का ये मतलब है, यस, डिपेंड करता है कि आपके सिम्टम्स कैसे हैं। अगर 5 साल के बच्चे में कोई सिम्टम्स आ रहे हैं तो सेट ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। मे बी उसमें सिंपली एक ग्रोथ चार्ट इज सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसका वजन कितना है, उसकी हाइट कितनी बढ़ रही है, सो दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एक 18 साल 20 साल के बच्चे में क्या सिम्टम्स हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशंस वहाँ पे टोटली डिफरेंट है। और अदर जो 80 साल में वो उनमें क्या, तो ये पैकेज वाला जो सिस्टम है, आई विल जस्ट मैं आपके चैनल या जो भी आप तो इस डिस्कशन मतलब मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो पैकेज इज़ नथिंग, इट डिपेंड्स ऑन आपको क्या सिम्टम्स हैं। समटाइम्स द ECG जो 200-300 रुपये का टेस्ट है, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग रादर देन आप 4 या 5 हज़ार में कोई पैकेज करवाते हो। समटाइम्स द सिंपल ब्लड इन्वेस्टिगेशन ऑफ 30 या 40 रुपये का ब्लड शुगर लेवल्स, दैट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यू। समटाइम्स वेट, एक बच्चा है उसका वेट नहीं बढ़ रहा है, उसकी ग्रोथ नहीं हो रही, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन तो वही है कि उसका वेट करते जाओ, उसकी हाइट चेक करो। अभी सिम्टम्स की बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, आजकल बहुत नॉर्मल सुनने को मिल रहा है कि किसी को चेस्ट पेन फील होती है कि मुझे चेस्ट पेन हो रही है, बट वो चेस्ट पेन जो है वो हार्ट की डिजीज के साथ ही रिलेटेड होगी या कुछ और रीजन से भी हो जाती है? ये चेस्ट पेन एक वास्ट टॉपिक है। इस चेस्ट पेन के बहुत सारे कारण होते हैं। सिंपल एक मस्कुलर पेन से लेके एक मैसिव हार्ट अटैक तक होता है। सो दैट इज़ द रीज़न कि मैंने आपको ये बोला कि वो एक क्लिनिशियन, जैसे हमने ये डिस्कशन किया कि हम 18-19 जो 12-13 साल लगे हैं हमें कि सिर्फ अपनी जो स्टडी को कंप्लीट करने के लिए। एग्जैक्टली। सो कहने का मतलब है वो हम like it is better to see a person who is qualified in that. Sometimes it can be simply a muscular pain, और कभी एक मैसिव हार्ट अटैक भी होता है। सो इट डिपेंड्स ऑन कुछ भी हो सकता है, किस टाइप की पेन है, उसका ड्यूरेशन, मोड ऑफ ऑनसेट कैसे, आराम कैसे मिलता है, कितनी देर के लिए रहता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब यह है कि उसको लाइटली लेके घर में नहीं बैठना चाहिए, किसी भी डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए और देखना चाहिए क्या प्रॉब्लम हो सकती है। जी हाँ, ये सलाह तो यही है, क्योंकि वही मैं दोबारा से यही बोलूँगा क्योंकि बहुत सारी इजीली अवेलेबल और बहुत चीप इन्वेस्टिगेशंस अवेलेबल हैं जो सिंपल टेस्ट से आपको एटलीस्ट वी कैन नॉट बी 100% समटाइम्स, लेकिन 99% आप श्योर होते हैं कि ठीक है, कोई खतरे वाली बात नहीं है या बहुत खतरे वाली बात है, आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल में जाना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, अगर हम उस बात पे आते हैं कि जो कोविड वैक्सीनेशन का एक चल रहा है, बहुत डाउटफुल चीज़ें हो रही हैं और लोगों में एक डर बैठ गया उस चीज़ को लेकर के,
आप उसके लिए कोई लोगों को सलाह देना चाहोगे? देखें, कोविड एक ऐसा टाइम था जब दुनिया में किसी को नहीं पता था कि क्या हो रहा है जी। इनफैक्ट जो एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट सब कंफ्यूज थे। उस टाइम आनंद फानन में जो चीज़ें हुई, रिसर्चेस हुई, उस टाइम पे वैक्सीनेशन जो है पूरी दुनिया में हुई। तो जो भी जिन्होंने भी उस टाइम पे इतने एफर्ट्स लगाए हैं उसका तो कोई बेस होगा जी। और अभी जो न्यूज़ आ रही हैं, मैं तो यही बोलूँगा सबको, वी ऑल आर वैक्सीनेटेड, हम सब लोग ने वैक्सीन लगाई है विद एन इंटेंशन दैट इट हैज़ बेनिफिटेड अस। लेकिन अभी जो न्यूज़ आ रही है, इवन वी आर नॉट श्योर कि एथेंटिसिटी कितनी है इसकी। जी। तो मेरी तो यही सबको सलाह है, डरना बिल्कुल भी नहीं है। जो भी एक टाइम के साथ साथ कई हर एक चीज़ का एक इसका क्या अब जो न्यूज़ आ रही है, क्या इसी का साइड इफेक्ट है कि लोगों को ये लग रहा है कि जिनको वैक्सीन लगी उनको ये हार्ट अटैक्स बढ़ गए हैं, हार्ट फेलियर, सडन डेथ्स बढ़ गई हैं। सो डरने वाली कोई बात नहीं है। उस टाइम पे इट वाज नीड ऑफ एन आवर। हम सब ने इसको, जो साइंटिस्ट ने उन्होंने एफर्ट लगाया, हम लोगों ने वैक्सीन लगवाया। और अभी जो न्यूज़ है इसकी अथेंटिसिटी कितनी है, नोबडी नोज। सो बेस्ट तरीका, जैसे हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, हम सबको पता है कि ये जो सारा नॉर्थ इंडिया हिमालयन जोन है ये अर्थक्वेक प्रोन है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि हम हमेशा ये सोच के इस घर में बैठेंगे कि हम भूचाल आने वाला और बिल्डिंग गिर जाएगी। तो ऐसा तो नहीं करते हैं हम लोग, जाते हैं आराम से अपने घर में बैठते हैं, बिल्कुल ठीक, रात को आराम से सोते हैं। वी डोंट थिंक कि ये बिल्डिंग गिर जाएगी क्योंकि हम ये अर्थक्वेक प्रोन है। सो आई थिंक अभी तो मैं फिलहाल इतना ही बोल सकता हूँ इस पर। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि हमें पैनिक नहीं करना है। पैनिक नहीं करना, यस, है ना। हमें नॉर्मल अपनी लाइफ जैसे हम लोग जी रहे हैं हमें जीना चाहिए और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। इतना टाइम इतना अच्छा हमने निकाला है, आगे भी अच्छा ही निकलेगा, आई होप सो। तो आज हमने डॉक्टर साहब के साथ काफ़ी सारी बातचीत की। हम डॉक्टर साहब के साथ फिर बैठेंगे एक बार दोबारा से, जिसमें हम एक थोड़ा अलग अलग तरीकों के ऊपर या अलग अलग प्रॉब्लम्स के ऊपर क्या क्या हमें प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, हम उनको भी देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। ओके जी, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। बहुत जल्दी मिलेंगे आपको नए पॉडकास्ट में।